राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव पेपर को किस तरीके से अटेंड किया जाए सीए के एग्जाम में। देखिए, सीए के एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं, उनमें हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है रीडिंग टाइम। क्योंकि हमें पेपर मिल जाता है 1:45 पे, जबकि हमें कॉपी दी जाती है 2 o'clock, 2 बजे हमें कॉपी मिलती है। तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है। उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है कि वो 15 मिनट में हम पेपर को पूरा पढ़ लें और अपने हिसाब से उसकी नंबरिंग कर लें। जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपको पहले ही करना है। आपको जो सबसे इजी लग रहा है उसको हमें सबसे पहले करना है। इजी टू टफ अप्रोच में अपनी नंबरिंग डाल लें। आपको क्वेश्चन नंबर 5 यदि सबसे इजी लग रहा है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे एक नंबर डाल दें कि हम सबसे पहले उसको करेंगे। फिर जो उससे कम इजी है फिर उससे कम इजी है। उस तरीके से जो छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन है उनको सबसे पहले हमें करना है। इजी टू टफ अप्रोच को हमें लेके जाना है, इजी टू टफ अप्रोच से जाना है। आसान आसान और छोटे क्वेश्चन यदि हम पहले करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और पेपर सही जा रहा होता है, तो हमें मजा आ रहा होता है और हम अच्छा मतलब शुरू के 1 घंटे में अच्छा पोर्शन अटेंड कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया जाता है पेपर। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो शुरू शुरू में इजी क्वेश्चंस करने चाहिए और फिर धीरे 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 टफ की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरीके से शुरू के 15 मिनट में रीडिंग टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए नंबरिंग करके रखना चाहिए। 15 मिनट खत्म होने के बाद जब हमें कॉपी मिलती है तो कॉपी मिलते ही जो हमने नंबरिंग की है उस सीक्वेंस में हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन को फुल स्पीड से स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले ही मिनट से आपकी स्पीड फुल होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में स्पीड कम रखते हैं, फिर बाद में बढ़ाते हैं और लास्ट में तो इतनी बढ़ा देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि क्या राइटिंग हमने लिखी है। हमको भी नहीं समझ में आ रहा था तो एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा, और उसके बावजूद भी पेपर छूट जाता है। तो इस ऐसा नहीं हो, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि फर्स्ट मिनट से हमारी फुल स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, उससे आपका पेपर नहीं छूटेगा, पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मान लीजिए आप पेपर में किसी क्वेश्चन में अटक गए। यदि आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, फॉर एग्जांपल 10 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही, आप उसमें अटक गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा देर वहां नहीं अटकना है। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें 18 मिनट मिलती है। टाइम कैलकुलेशन सबको पता है, 180 मिनट मिलती है 100 मार्क्स के लिए। तो यदि 180 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स तो 18 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स। तो 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 18 मिनट हमारे पास होती है। तो 18 मिनट जा चुकी है, बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, और 1 मिनट जा चुकी है तो भी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, तो हमें उस क्वेश्चन को वहीं पर ड्रॉप करके नया क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। वो बैलेंस शीट हम लास्ट में देखेंगे। और आपको बता दें, बैलेंस शीट नहीं मिल रही है तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट नहीं मिल रही है तो आपका 1 या 1.5 नंबर कटेगा, 2 नंबर कटेगा, बस। इससे ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने P&L बनाया, वर्किंग नोट बनाया और स्टेटमेंट्स बनाए, उन सबके स्टेप मार्किंग के हिसाब से नंबर होते हैं। बैलेंस शीट मान लो 3 नंबर की बैलेंस शीट है, तो उसमें टोटल का 1 नंबर होगा, 1.5 नंबर होगा, और एक आधा आइटम गलत होगा, उसका आधा नंबर होगा, तो आपके 2 नंबर से ज्यादा नहीं कट रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उन 2 नंबर के लिए वहां पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 18 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 1-2 मिनट और ऊपर हो चुके हैं, तो अब हमें नया क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि हम वहां रुकेंगे और मान लीजिए हमने वहां 15 मिनट और लगा दी, तो हमें फायदा क्या हुआ कि हमारे वो जो बैलेंस शीट मैच हो गई तो 1.5-2 नंबर बढ़ गए मान लो। और नुकसान क्या हुआ कि हमने 15 मिनट 18 मिनट और लगा दी तो 10 नंबर का पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। तो हमें ये स्मार्टनेस रखनी है कि यदि हमें कोई क्वेश्चन, यदि हम किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, कहीं स्टक हो जाते हैं, तो उसका जो टाइम फ्रेम पूरा हो चुका है, टाइम लिमिट उसका पूरा हो चुका है, तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करें, उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कई स्टूडेंट वहीं अटके रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, और पूरा पेपर लास्ट में उनका काफी सारा पोर्शन छूट जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, ये विशेष ध्यान दें आप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट से ही चले कि जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 9 मिनट होती है, 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 18 मिनट होती है। ये टाइम प्रपोर्शन होता है। तो हमको क्या करना है, घर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे घर पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हमारी हैबिट होनी चाहिए कि वो 18 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम अवेलेबल 18 मिनट ही है। तो घर पे हम कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को 15 मिनट में करें।
यदि घर पे हमारी आदत ये रहेगी कि हम 10 नंबर के क्वेश्चन को आधा घंटे में करते हैं या 35 मिनट में करते हैं, तो डबल टाइम पे कर रहे हैं घर पे, तो अचानक से वहां पे आधा टाइम में कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपको ये चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करें तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करें कि मान लीजिए 5 मार्क्स की कोई केस स्टडी है, तो 5 मार्क्स की केस स्टडी तो उसको 9 मिनट्स में कैसे लिखा जाता है उसकी प्रैक्टिस करें। 10 नंबर का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अकाउंट्स का, तो उसे 10 नंबर के क्वेश्चन को 18 मिनट में कैसे करते हैं इसकी घर से ही प्रैक्टिस करके रखेंगे, तो एग्जाम में वैसे भी टाइम कम नहीं पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्रोपोर्शन हमेशा ध्यान रखेंगे तो उससे फायदा होगा। घर पे भी आप क्वेश्चन करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन ले, 18 मिनट का अलार्म लगाएं और करें, आप घर पे प्रैक्टिस करें, बार बार करें। 5 नंबर की आपने केस स्टडीज ले ली और 9 मिनट के हिसाब से, जैसे 5 नंबर की आपने 10 केस स्टडी ले ली, ठीक है, और आपने 90 मिनट्स का अलार्म लगा लिया, तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि आप 10 केस स्टडी लिखेंगे और 90 मिनट्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पेपर छूटने का चांस नहीं रहेगा, टाइम कम नहीं पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दें, आपको पता है स्टेप मार्किंग सिस्टम होता है, तो जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप जब कुछ लिखेंगे, मान लीजिए उसमें 4 स्टेप थी और आपने एक स्टेप भी कर दी तो उसका नंबर मिल जाएगा, 2 कर दी तो उसका नंबर मिल जाएगा, और यदि चारों कर दी तो चारों का नंबर मिल जाएगा। लेकिन जितनी स्टेप सही होगी उतना तो मार्क्स मिलेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को पूरा नहीं छोड़ के आए आप, क्वेश्चन आप करेंगे तो मार्क्स मिलने का स्कोप है, यदि आप क्वेश्चन करेंगे ही नहीं तो मार्क्स कहां से मिलेंगे। खाली कॉपी में एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे सकते। इसलिए डेफिनेटली आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको भी जितना आ रहा है, जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है, जरूर से अटेम्प्ट करें, उसका आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा जरूर हो सकता है। तो स्टेप मार्किंग सिस्टम का फायदा उठाएं, जितना क्वेश्चन आ रहा है उसको जरूर से सॉल्व करके आए, वर्किंग नोट बना दें, जो आ रहा है वो बना दें आप। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन। देखिए, जब हम सब्जेक्टिव पेपर को अटेंड कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जैसा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आईसीआई के आंसर्स में जैसा प्रेजेंटेशन दिया है, वैसा ही प्रेजेंटेशन हमको देना है। जैसे हम बात करें अकाउंट्स की, तो मान लीजिए एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पी&एल बना हुआ है, बैलेंस शीट बना हुआ है और 4 वर्किंग नोट बना हुआ है, तो आपको वैसे ही क्या करना है, पी&एल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और 4 वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट आप 4 की जगह 5 बना दे, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। 1-2 वर्किंग नोट ज्यादा बन जाएंगे, नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम बन जाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। कैसे कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स का पी&एल है, 3 मार्क्स की बैलेंस शीट है और एक एक नंबर के 4 वर्किंग नोट है, तो टोटल आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 4 वर्किंग नोट है, 3 नंबर का पी&एल है, 3 नंबर की बैलेंस शीट है। तो अब यदि हमने वर्किंग नोट अलग से नहीं बनाए तो 4 नंबर हमारे कट जाएंगे, या हमने वर्किंग नोट मान लीजिए 4 वर्किंग नोट थे, 3 बनाए तो 1 नंबर कट जाएगा। 5 बना देंगे तो नुकसान नहीं होगा, इसलिए वर्किंग नोट आप बना के आए, एक चीज। दूसरी चीज ये ध्यान रखें आप कि वर्किंग नोट पी&एल के अंदर नहीं बनाना, बैलेंस शीट के अंदर नहीं बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का एडजस्टमेंट है, तो हमने पी&एल के अंदर ही सैलरी लिखा, उसमें ऐड कर दिया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस कर दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और वहां पे ही फिगर रख दिया और हम वैसे बना के आ गए। आईसीआई उसके मार्क्स नहीं देगा, आप बोलेंगे सर हमने तो पूरा सही किया है, वर्किंग नोट ही तो है, वो पी&एल के अंदर बना दिया तो भी वर्किंग नोट है, बाहर बना दिया तो वर्किंग नोट है, नहीं। आईसीआई आपको वर्किंग नोट यदि पी&एल या बैलेंस शीट के अंदर बनाएंगे उसके मार्क्स नहीं देगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। अलग से आपको बनाना है तो ही मार्क्स मिलेंगे। जो कॉपी चेकर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं कि वर्किंग नोट है क्या है, तो राइट लगाते हैं, मार्क्स अलॉट करते हैं, नहीं है तो वो पी&एल के अंदर जाके देख के और वहां मार्क्स देंगे, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ऐसे इस तरीके से कॉपियां चेक नहीं होती है। तो आप विशेष ध्यान दें, अलग से ही बनाना है वर्किंग नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दें। प्रेजेंटेशन के मार्क्स डायरेक्ट ऐसे कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये सब चीज स्टेप्स जितनी होती हैं उसके हिसाब से मार्क्स होते हैं, तो वो स्टेप्स में यदि आप कोई स्टेप मिस करेंगे या कोई वर्किंग नोट मिस करेंगे तो उसके नंबर आपके कटते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आप जो एग्जाम में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको वैसे ही प्रेजेंट करना है जैसे आईसीआई ने लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 12th में आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ और पढ़ा था और यहाँ पे आपको आईसीआई के मॉड्यूल में गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ और दिया हुआ है, तो यदि आपने 12th क्लास के हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया तो आपको आईसीआई मार्क्स नहीं देगा। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट आईसीआई के मॉड्यूल में जैसे दिया हुआ वैसे ही करना होगा। ये एक एग्जाम्पल था। और आपने मान लीजिए यूनिवर्सिटी की कोई किताब पढ़ ली या आपने कहीं और कोई बुक पढ़ी है, उसमें कोई तरीके से लिखा हुआ है, उस तरीके को नहीं फॉलो करना है।
यदि आईसीआई का तरीका अलग है तो आईसीआई का तरीके को ही फॉलो करना है। गुडविल वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो आप डेफिनेटली जो आईसीआई का ट्रीटमेंट है उसी को लिख के आए यदि आपको आईसीआई से मार्क्स चाहिए तो। अदरवाइज आईसीआई वो गुडविल का ट्रीटमेंट यदि आपने 12th वाला लिखा तो उसको क्रॉस लगा देगा और उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज और हम बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए जैसे अकाउंट्स के पेपर में क्या होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 5 करना होता है। अकाउंट्स के पेपर में 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है। तो यदि हमारे पास टाइम बच रहा है, मान लीजिए अकाउंट्स का पेपर आसान आ गया और अब हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, 6 में से 5 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारे पास टाइम बच गया। तो टाइम बच गया तो आप एडिशनल क्वेश्चन को जरूर करें, 6 क्वेश्चन आप जरूर करके आए, क्योंकि आईसीआई क्या करता है, बेस्ट 5, आपके जो बेस्ट 5 होंगे उनको कंसीडर करेगा आईसीआई। तो बेस्ट 5 को कंसीडर करेगा तो क्या होने वाला है, मान लीजिए आपका जो 6 क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं वो तो सही हो गया और आपने जो पहले 5 किए थे उनमें से कोई गलत हो गया, तो क्या होगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि जो 6 क्वेश्चन आप ऐसे ही कॉपी दे के आ रहे थे, वो 6 क्वेश्चन नहीं करके आ रहे थे, तो उसकी जगह आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का बिल्कुल परफेक्ट चला गया और जो आपने 3rd नंबर क्वेश्चन किया था वो आपका गलत था। तो आपको फायदा मिल जाएगा क्या, कि आपके बेस्ट 5 आंसर्स कंसीडर किए जाएंगे। ये आईसीआई का पॉलिसी है, आईसीआई का नॉर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो इन चीजों को फॉलो करें और इस तरीके के सब्जेक्टिव पेपर्स को इन चीजों का ध्यान रखते हुए दें, तो डेफिनेटली आप पेपर भी पूरा करके आएंगे, डेफिनेटली आप प्रेजेंटेशन भी बेस्ट करके आएंगे और डेफिनेटली आप एक टाइम फ्रेम में ढंग से सब चीज जमा के और प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके और स्टेप मार्किंग के हिसाब से लिख के और सारे वर्किंग नोट बना के और तरीके से करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। यही मेरी विशेष है। ओके, ऑल द बेस्ट।